तो अब इस वीडियो में जो क्वेश्चन 4 और 5 बचे मार्च 2022 के आईजीसीएसई के पेपर के, अब हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलो हम क्वेश्चन 4 को रीड करना स्टार्ट करते हैं। डेमिस इज अ ट्रेडर, हिज फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर। ये जरूर नोट किया करेंगे ईयर एंड कब हो रहा है। ही प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस व्हिच कंटेन्स एरर्स। चले देखते हैं क्या बन मारे। सेल्स, परचेजेस को देखे इसने दो बार लिया, एक बार डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड में, यहीं से पता चल रहा है कि भंड किए। फिर आप देखें सिर्फ ट्रेड पेबल्स को क्रेडिट साइड में आना चाहिए, इसे डेबिट साइड में दिया हुआ है। इन्वेंट्री तो ओपनिंग से आ सकती है, वो तो नीचे पता चलेगा पढ़ के, और माशाल्लाह से ले भी क्रेडिट साइड में ली। कैश एट बैंक, कैपिटल, ड्राइंग्स, ऑब्वियसली फंड मारे तो सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस की नौबत तो आएगी। फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। देयर वाज 80 इन द पेटी कैश बॉक्स एट 31 दिसंबर। तो अगर पेटी कैश में कुछ रिमेनिंग बैलेंस है तो वो भी पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस बनेगा। और ऑब्वियसली पॉजिटिव बैलेंस है तो उसको करंट एसेट के तौर पे लिया जाएगा, क्योंकि कैश या बैंक बैलेंसेस हमारे लिए करंट एसेट होते हैं अगर वो पॉजिटिव है तो। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 दिसंबर 2021 वाज इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस। The inventory valuation had increased by 20% since 31st December 2020. तो उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस पे ले ली, जबकि क्लोजिंग नहीं, हमें ओपनिंग इन्वेंट्री लेनी होती है। लेकिन उसने हमें डेटा दिया है कि 20% से बढ़ गई है, तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री निकाल सकते हैं यहाँ। तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ करेक्टेड ट्रायल बैलेंस है 31 दिसंबर 2021। तो अब चले हम ये ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। और ऑर्डर भी आपको कोई याद रखनी होती है, उसको खुद सीक्वेंस आपको प्रोवाइड कर दिया, तो बस अगर आपको ट्रायल बैलेंस की साउंड नॉलेज है तो आप आराम से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चले अब स्टार्ट करते हैं। हमारी सेल्स है रेट्स एंड इंश्योरेंस 11,500। फिर हम ले लेंगे जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉपर्टी, फिक्सचर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स को सिर्फ डेबिट साइड में लिया था, हम क्रेडिट साइड में लेंगे, क्योंकि ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी होती है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। अच्छा, अब उसने हमें इन्वेंट्री दिया है। तो वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर जो है वो 20% से आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई सिंस दिसंबर 2020। तो अगर हम ये दिसंबर 2020 की इन्वेंट्री निकाल दे तो 2020 की क्लोजिंग 21 की ओपनिंग बन जाएगी। तो ये जो उस नंबर में 9600 दिया हुआ है, या मैंने परसेंटेज को नंबर में चेंज कर लिया, तो x प्लस 0.2x हो जाएगा हमारा 9600। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले तो हम अपना ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 1.2x इज इक्वल टू 9600 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 9600 डिवाइडेड बाय 1.2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी 8000 होगी। तो अभी जो 8000 की वैल्यू है ये जाएगी हमारी ट्रायल बैलेंस में।
इसके बाद उसने कैश एट बैंक आ जाएगा फिर ओपनिंग कैपिटल भी उसने होते ही प्रोवाइड कर दिया 109940। ड्रॉइंग से 11320। अब लास्ट इसने लाइन जो है वो पेटी कैश के लिए प्रोबेबली दिया आपको, कोई पेटी कैश जो है वो उसमें ऊपर बैलेंस दिया हुआ है जो ट्रायल बैलेंस में लिया हुआ नहीं है, तो इसको हम यहाँ ले लेंगे। और पेटी कैश का +80 का बैलेंस है। तो हमारे ट्रायल बैलेंस तो बन गया है। अब लेट्स होप कि ये इक्वल आए। इक्वल आएगा तो उसको हमने करेक्टली प्रिपेयर किया है। तो ये डेबिट साइड का टोटल आया 226417। लेट्स होप कि क्रेडिट साइड का भी टोटल यही आए। तो हमारा ट्रायल बैलेंस इक्वल हो रहा है क्योंकि मेरा क्रेडिट साइड का टोटल भी 226417 आ रहा है। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया। तो आप तो थोड़ा थोड़ा चाहे कुछ तो नोट डाउन कर लिया, दो तीन स्क्रीन एक दो मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स लेने पड़ेंगे तो आपका ये सॉल्यूशन पूरा आएगा। अच्छा, Demis has received a bank statement which showed that there were unpresented checks of 437 at 31st December. There were no outstanding lodgements. अब अनप्रेजेंटेड चेक की सिचुएशन में क्या होता है, जैसे सपोज करें मुझे अपने किसी सप्लायर को पेमेंट करनी है तो उसको मैंने चेक काट के दे दिया। अब मैंने तो ऑब्वियसली सप्लायर को चेक काट के दे दिया, तो मैं तो बिजनेस यही उसको कंसिडर करेगा कि उसने पेमेंट कर दी सप्लायर को, तो वो अपने कैश बुक पे उसको क्रेडिट कर देगा ऑब्वियसली। लेकिन मौके मौके में क्या होता है कि बैंक ने उसको एडजस्ट नहीं किया होता। अब जब हमारे बैंक अकाउंट से जब सप्लायर चेक को कैश कराएगा तो हमारे अकाउंट से डिडक्शन होगी। तो जिस बैंक में हमने अकाउंट खोला हुआ है तो उस बैंक को तो हमारे अकाउंट में उसको एडजस्ट करना चाहिए ना ट्रांजेक्शन को, लेकिन बैंक ने नहीं किया। बैंक ने हमारे बैंक बैलेंस को उस अमाउंट से डिक्रीज नहीं किया। तो ये गलती बैंक की तरफ से अक्सर बेशतर होती है। तो ये बैंक स्टेटमेंट का एरर होगा, बिजनेस के अपने कैश बुक का या कैश एट बैंक का एरर नहीं होगा, क्योंकि अनप्रेजेंटेड चेक जो है वो बैंक के पार्ट में जो है वो ब्लंडर होता है, एरर होता है। और आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स को है नहीं तो है, तो उसको बात भी नहीं करेंगे। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द बैलेंस बैंक बैलेंस शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट।
तो हमें बैंक स्टेटमेंट वाला बैलेंस निकालना है ईयर एंड का. इंडिकेट वेदर दिस इज अ बैलेंस और अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस. तो अगर अनप्रेजेंटेड चेक है तो इसका मतलब बैंक स्टेटमेंट में गलती है. अब बैंक रिकंसिलिएशन से जो है वो बैंक करेक्शन नहीं करता बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस की, बल्कि हम खुद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के खुद से बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस की करेक्शन कर देते और उसे अपनी कैश एट बैंक के कैश बुक के बैलेंस के इक्वल ले आते, ताकि हम जो कैश एट बैंक का बैलेंस लेके जाएंगे ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो हमें श्योरिटी हो, हम कॉन्फिडेंट हो कि वो हम सही बैलेंस को लेके जा रहे हैं. इसलिए बैंक रिकंसिलिएशन बिजनेस खुद से बनाता है, खुद से हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस की करेक्शन कर देते हैं. बैंक ने अगर उसमें बैंक स्टेटमेंट में कुछ एरर्स किए तो वो उसको जनवरी की किसी डेट में बाद में उसकी करेक्शन खुद से करेगा. तो इसका मतलब हमें यहाँ जो जो बैंक स्टेटमेंट का गलत बैलेंस है वो निकालना है. तो अगर आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद हो तो हम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं. बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, यही तो हमें निकालना है, हमें पता नहीं है. अब इसमें से हम अनप्रेजेंटेड चेक माइनस करते हैं. तो अब देखिए उसने क्यों कैश बुक में कैश एट बैंक के एरर की बात नहीं की, इसका मतलब हमारा कैश एट बैंक का बैलेंस बिल्कुल सही है. तो हमारा कैश एट बैंक है 8095 और हमने 8095 को इसलिए दिया कि जब हम बैंक रिकंसिलिएशन बना के बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पे करेक्शंस करते हैं तो उसको अपने कैश बुक के करेक्ट बैलेंस या कैश एट बैंक के करेक्ट बैलेंस के इक्वल लेके आ जाते हैं. तो इसको यूज करके हम बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस रिवर्स में चल के निकाल सकते हैं. अच्छा, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में से अनप्रेजेंटेड चेक इसलिए माइनस होता है क्योंकि जो इवेंचुअली बैंक करेक्शन करेगा अनप्रेजेंटेड चेक की, तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा इसलिए. तो अगर मैं 8095 पे 437 ऐड कर दूं तो 8532. अच्छा, ये क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि बैंक के लिए हमारे पैसे लाइबिलिटी होते हैं. तो अगर हमारे बैंक अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस है तो बैंक उसे एज क्रेडिट बैलेंस व्यू करेगा. मेरे हमारी कैश बुक्स में, बिजनेस की बुक्स में कैश बैंक का पॉजिटिव बैलेंस है तो बैंक तो हमारे लिए वो एसेट होता है, तो हम उसे एज डेबिट बैलेंस व्यू करेंगे. सही, डेमी लेटर डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स. अब इन एरर्स के साथ करना क्या है हमें आगे जाके पता चलेगा. अब ये पार्ट सी में कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल शुड शो द एंट्रीज रिक्वायर्ड टू करेक्ट ईच एरर. अब देखिए हमारा वहां ट्रायल बैलेंस बैलेंस हुआ है. तो इसका मतलब एक बात तो श्योर है कि कोई भी इसमें ऐसा एरर नहीं हुआ है कि जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता हो, क्योंकि हमारा मिसप्लेसमेंट जो ट्रायल बैलेंस में हुई थी उनको करेक्शन करने के बाद ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो गया. इसका मतलब ये नीचे ज्यादा जो एरर्स मेंशन्ड है वो एरर्स अफेक्ट नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस होंगे. ये चीज अंडरस्टैंड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हमने डिसाइड कर लिया ना कि एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस इनमें से कोई भी नहीं होगा, कोई ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो चुका है, तो इसका ना एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस वाले एरर्स ही ज्यादातर होंगे. और ये इसलिए भी समझना जरूरी था कि एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस अगर हो तो उसमें सस्पेंस अकाउंट की भी एंट्री होती है. एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में दो अकाउंट के एरर्स होते हैं, दोनों करेक्शन की वजह से डेबिट या क्रेडिट होंगे, डेबिट होगा एक अकाउंट और क्रेडिट होगा दूसरा अकाउंट, तो वहां सस्पेंस अकाउंट का कोई यूज नहीं होगा. तो आप में से कोई अगर नीचे सस्पेंस की एंट्री बनाने की सोच रहा हो तो वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा. तो ये चीज बस इसलिए मैंने स्लाइटली आप लोग को समझा दी. Drawings of goods for own use 317 had been omitted from the books of accounts.
तो एरर ऑफ ओमिशन जब एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस होता है, तो ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड ने कि आप सिंपल ड्राइंग्स को डेबिट कर दे 317 से, सॉरी अकाउंट था, ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी 317 से, और गुड्स की ड्राइंग्स है तो वो परचेजेस में से क्रेडिट होती हैं या परचेजेस में से माइनस होती हैं। तो परचेजेस जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा क्योंकि वो एक्सपेंस का अकाउंट है 317। परचेज रिटर्न हैड बीन क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न को हमने रेवेन्यू के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, दोनों ही क्रेडिट नेचर के होते। तो अब इसे मार्क्स स्कीम ने तो आगे पूछा है तो एरर ऑफ कमीशन का है, मेरे व्यू पॉइंट से ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्योंकि रेवेन्यू सेल्स जो इनकम का अकाउंट है, परचेज रिटर्न जो है कॉन्ट्रा अकाउंट है परचेजेस का, तो इन दोनों की नेचर तो सेम नहीं है, लेकिन दोनों इंक्रीज होने पे क्रेडिट होते हैं इसलिए एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस होता है। तो आप सिंपल सिर्फ सेल्स को डेबिट कर दें 93 से और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दें। A payment for property insurance had been debited to the property account, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि हमने एक्सपेंस को नॉन करंट एसेट में ट्रीट कर दिया, तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ऑब्वियसली डेबिट हो जाएगा जो नहीं हुआ था प्रीवियसली, और प्रॉपर्टी नॉन करंट एसेट को आप क्रेडिट कर दें। A credit purchase from 315 from Erin have been recorded as 135, तो गलत अमाउंट से एंट्री रिकॉर्ड कर दी तो ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है, तो 315 माइनस 135, तो हमारा 180 से परचेजेस भी अंडरस्टेट हुआ होगा और ये अकाउंट्स पेबल जो कि एरिन एरिन का अकाउंट है वो भी अंडरस्टेट हुआ होगा, तो परचेजेस डेबिट हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं तो 180 होगा, और आपका एरिन का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 180 से। A credit sale to Harvinder had been debited to the sales account with credited to the Harvinder account. अब ये जो क्रेडिट सेल हारविंदर को की सेल्स में क्रेडिट होनी चाहिए थी, हारविंदर अकाउंट रिसीवेबल है तो उसके अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, तो ये एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल है, इसकी करेक्शन डबल अमाउंट से होती है। तो अब हारविंदर डेबिट हो जाएगा, अगर आप 191 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 382, और सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 382 से। अब वैसे मेरी नजर में तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, लेकिन खैर उसने एरर ऑफ कमीशन का है तो मैं वो भी लिख देता हूँ। एरर ऑफ कमीशन देखिए इस तरह हो सकता था कि अगर उसने जैसे सेल्स इनकम को जो है वो रेंट इनकम में क्रेडिट कर दिया या कमीशन इनकम में क्रेडिट कर दिया या किसी और अदर इनकम के अकाउंट में रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया, तो दूसरे अकाउंट में पोस्ट कर दिया, लेकिन नेचर सेम है तो, या एक एसेट को दूसरे एसेट में कर दिया, एक नॉन करंट एसेट को दूसरे नॉन करंट एसेट में रिकॉर्ड कर दिया, तो एरर ऑफ कमीशन वो होता है। यहाँ उसने कॉन्ट्रा अकाउंट एक रेवेन्यू की कंफर्म कर लेते, हाँ हमने कॉन्ट्रा अकाउंट के अमाउंट को इनकम के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो ये दोनों डिफरेंट चीजें। एरर फॉर तो ऑब्वियसली एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री के गलत अमाउंट से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी। अभी एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस की करेक्शंस हैं, तो ये एंट्रीज आप लोग नोट करना चाहे तो पॉज करके नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मर्जी है। अब चले जी इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन रह गया जो कि पार्टनरशिप्स पे आया था, चलो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। Pretty and Paisley are in partnership renting out properties. Pretty Paisley manages the office and maintains the bookkeeping records for the partnership. तो थोड़ी वाजे हो रहा है कि ड्यूटीज ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है पेस्ले पर, और वेरस इसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि
प्रीति जो है वो क्या करती है, तो हो सकता है वो स्लीपिंग पार्टनर हो। तो स्लीपिंग पार्टनर से इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते तो प्रॉफिट का शेयर ले लेते, डे टू डे रनिंग में बिजनेस की इन्वॉल्व नहीं होता। माइट बी द केस। The agreement provides for interest on drawing, interest on capital, salary to Paisley, residual profit and losses. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए होता है, पार्टनर पार्टनर ड्राइंग करेगा उनको पेनलाइज करने के लिए उनसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, बिजनेस रिसीव करेगा ताकि पार्टनर्स अपनी ड्राइंग्स कम करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को रिवॉर्ड दिया जाता है फॉर इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस। इससे पार्टनर की मोटिवेशन बढ़ती है, तो माइट भी वो और कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, इसलिए दिया जाता है। तो ये बिजनेस आउट ऑफ प्रॉफिट देता है, ये बिजनेस रिसीव करता है पार्टनर से, और ये बिजनेस पार्टनर्स को पे करता है आउट ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह सैलरी भी आउट ऑफ प्रॉफिट जो पार्टनर्स को बिजनेस पे करता है। और जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है वो रेसिडुअल प्रॉफिट या लॉस कहलाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में शेयर कर लिया जाता है। अब हमारा ईयर अगर जनवरी 2022 में एंड हो रहा है, तो एक कैपिटल और करंट के ओपनिंग बैलेंसेस होंगे। दोनों के क्रेडिट बैलेंसेस हैं, इसको दोनों के पॉजिटिव बैलेंसेस है करंट अकाउंट्स की, और कोई भी बहुत ज्यादा ड्राइंग्स नहीं कर रहा है एक पार्टनर। ड्राइंग्स भी दी हुई है, प्रॉफिट फॉर द ईयर भी दिया हुआ है। अब एल रिक्वायरमेंट है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की, देखते हैं इसके मार्क्स कितने हैं। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसका मकसद ये होता है कि देखिए पार्टनर्स में प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना। तो ये पार्टनर्स को आउट ऑफ प्रॉफिट जो भी दिया जा रहा है, एक्सपेंस फॉर द बिजनेस थी इनफैक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है या एप्रोप्रिएशन है अमंग द पार्टनर्स प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट पार्टनर्स में किस तरह शेयर हो रहा है, किन डिफरेंट फॉर्म्स में शेयर हो रहा है, तो उसकी डिटेल हम शो करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो मैं इसको व्हाइट बोर्ड में बनाना चाहूंगा या ब्लैक बोर्ड में। तो अब चलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दिया पहले शॉर्ट प्रॉफिट ईयर से। अब सबसे अब एप्रोप्रिएशन से वन बाय वन एडजस्ट करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को 4% दिया जा रहा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्वियसली कैपिटल में कैलकुलेट, कैपिटल पे अकाउंट में बैलेंस पे कैलकुलेट होगा। तो इसका 4000 होगा प्रीति का, और 800 पेसले का होगा। अब ये प्रॉफिट फॉर द ईयर में से माइनस होता है क्योंकि आउट ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है एक। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो वो 5% है, तो वो ऑब्वियसली ड्राइंग्स के जो वैल्यूज है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो वो बिजनेस रिसीव करता है पार्टनर से, तो ये ऑब्वियसली बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा क्योंकि सॉर्ट ऑफ अदर इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद पेस्ले को सैलरी मिल रही है 6000 की, वो हम एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, सैलरी भी आउट ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स को दी जाती है, अगर कोई पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो वो भी ऑब्वियसली प्रॉफिट में से माइनस होगी। अब आ जाएगा हमारा रेसिडुअल प्रॉफिट।
तो ये 23,700 का हमारा रेसिडुअल प्रॉफिट है, इसको शेयर भी करा देते हैं। प्रीति को 75% मिलेगा, पेसले को ज्यादा काम करने के बावजूद सिर्फ 25% मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1,775 और इसका हो जाएगा 5,925। तो ये दोनों का कंबाइंड हो गया 23,700। तो ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बन गया, ये तो इजी रिक्वायरमेंट थी। अब आप लोग से चाहे तो नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। अच्छा, और आप पे से कुछ लोग क्लियर ना हो रहा कि पता नहीं सर ये फिगर्स लेके कहाँ से आ गए, तो मैं इनकी वर्किंग्स भी आपके लिए लिख देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो ये मैंने आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वर्किंग्स भी लिख दी के जाएगा। सो उस पर कैपिटल के बैलेंसेस यूज किए, इस पर ड्राइंग की वैल्यूज यूज करिए। अभी भी एक सिंपल टास्क है, प्रिपेयर पेसलेस करंट अकाउंट। बैलेंस द अकाउंट में ब्रिंग डाउन द बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग दिखाने का हमेशा एक मार्क्स होता है, सिर्फ 6 मार्क्स का है। ये यही अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इसका ऑब्वियसली February 1 को पहले बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, तो इसका ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव है 2350। फिर एप्रोप्रिएशन सारी हमने रिसीव, एप्रोप्रिएशन सारी हुई है ईयर एंड में, तो हम उस पर January 31 की डेट डालेंगे। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, इसका सिर्फ 800 का है। फिर इसकी 6,000 की सैलरी है। फिर इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो उसका 5,925 का है। फिर January 31 को उसकी ड्राइंग्स भी है। फिर इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है। $650। तो उसके यहाँ पता ही चल रहा है कि क्रेडिट साइड बड़ी होगी 15075, 15075। तो पहले हम फुटिंग करते, फिर उस अभी जो यानी बड़ी साइड का जो एक बड़ी साइड का टोटल होता है उस तरह दोनों साइड्स पे लिखते हैं, एंड में तो ये फुटिंग कहलाती। अब इस पे से हम छोटी साइड का क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर लेंगे तो हमारा बैलेंस शीट ही आ जाएगा। तो हम 15075 में से 13,650 माइनस करें तो हमारा बैलेंस शीट ही आ गया। और सीटी को बीटी दिखाने का आपका हमेशा एक मार्क्स होता है, तो ये अपना बोनस का मार्क्स आप कोशिश करें लूज ना करें किसी कीमत में। तो ये हमारा पेसले का करंट अकाउंट प्रिपेयर हो गया। जान छुट्टी इससे भी सजेस्ट 3 reasons why पेसले में नॉट बी सेटिस्फाइड विद दिस ओवरऑल शेयर ऑफ द ईयर। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि उसका वर्कलोड ज्यादा है, इसलिए भी कि वो पीटी तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करी, ज्यादातर वर्कलोड जो है कि मैनेज भी करे बिजनेस को,
और फिर उसकी अकाउंट भी मेंटेन करे, डबल काम जो है वो पेसले कर रही है, प्रीटी इन्वॉल्व भी नहीं है, फिर भी इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम है। एक तो काम ज्यादा उसको वैसे, तो इसका वर्कलोड एक तो बहुत ज्यादा है, और एक दूसरी पार्ट में तो कुछ वर्कलोड को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। दूसरा, सैलरी तो उसे गिवन है, हो सकता है वो वर्कलोड के हिसाब से फेयर ना हो, क्योंकि सैलरी भी, क्योंकि उसने ओवरऑल शेयर ऑफ प्रॉफिट का है, तो उसका से रेसिडुअल प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, जो जो उसे प्रॉफिट से मिला है। तो प्रीति को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, प्रीति को सैलरी मिली है, और प्रीति को रेसिडुअल शेयर का, रेसिडुअल प्रॉफिट का शेयर मिला है। तो सैलरी पे भी हम बात यहाँ कर सकते हैं, तो सैलरी जो है वो वर्कलोड की रिफ्लेक्टिव नहीं है। इससे ज्यादा हो सकता है जो टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट से अमाउंट यहाँ मिली, उससे ज्यादा हो सकता है किसी जॉब में अर्न कर लेती। ये फिर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Pretty Pace were planning to purchase more properties to rent out. They are considering forming a limited company as they believe it would make it easier for them to raise the finance for the purchase of the properties. तो यह क्वेश्चन है कि वैसे वो पार्टनरशिप को लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया ना करे, तो टू प्रोज और टू कॉन्स बताने हमें इसमें। चले। एक फायदा तो होगा कि मोर फाइनेंस, सबसे मोर फाइनेंस लिखना काफी नहीं होगा,
थोड़ा सा आपको उस पर वजाहत भी करनी होगी, तो आप ये जरूर लिखे कि शेयर्स और डिबेंचर्स इशू कर सकेंगे, तो उसकी वजह से डिजिटल फाइनेंस आएगा जो कि पार्टनरशिप में नहीं हो सकता। और एक लिमिटेड लाइबिलिटी का फायदा होगा, लेकिन इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कीजिएगा कि पर्सनल एसेट्स प्रीति और पेसले के रिस्क में नहीं होंगे, क्योंकि अगर बिजनेस को बैंकरप्ट होता है तो सिर्फ ओनर्स की जो इन्वेस्टमेंट हुई है बिजनेस में वो यूज होगी लाइबिलिटीज को सेटल करने के लिए। पर्सनल एसेट्स जो वो यूज नहीं होंगे लाइबिलिटी सेटल करने के लिए। लेकिन दो मसले भी हैं कि अब न्यू शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स उनके डिसीजंस के लिए, तो थोड़ा तो ऑब्वियसली पुराने पार्टनर जो है वो थोड़ा कंट्रोल लूज करेंगे बिजनेस पर से। और फिर एक मसला है कि पार्टनरशिप में उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे प्राइवेसी थी। अब लिमिटेड कंपनी को अपने अकाउंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं, और जितनी लॉ से इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है मिनिमम पे, वो इन्फॉर्मेशन उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करनी पड़ती है, तो प्राइवेसी नहीं वैसी नहीं रहेगी जैसी वो पार्टनरशिप में भी इंजॉय कर रहे हैं। मगर बिजनेस को ग्रो कराना तो ऑब्वियसली दे शुड कन्वर्ट, क्योंकि लिमिटेड कंपनी के बेनिफिट्स जो है वो उसके प्रॉब्लम से ज्यादा है। तो अब आप लोग कुछ ओवरऑल पेपर से रिलेटेड कोई क्यूरीज हो तो आप लोग कमेंट्स पे पूछ सकते हैं, मैं वहां आंसर कर दूंगा।